अच्छा ना सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो मैंने आपको बताया कि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यही कि आहिस्ता आहिस्ता पांव से सूजन शुरू होती है और फिर ऊपर की तरफ आती जाती है। तो जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो यही होता है, वो कहते हैं कि आपके पास जो सिनेरियो आएगा कि मेरी टांग की गर्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रही है, या फिर वो कहेगा कि थोड़ा बहुत मुझे दर्द है, मुझे बहुत हेवीनेस फील होती है, और अगर बहुत ज्यादा होती है तो स्किन के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, मतलब स्किन अल्सरेशन और वो जो बाकी बातें, मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। और फिर आप कहें कि जो आपके वो वाली थी डीवीटी वगैरह की वजह से होने वाली स्वेलिंग, तो उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पेन का उतना रोल नहीं है। मैंने आपको डीवीटी में बहुत बताया था कि पेन, स्वेलिंग एंड शदीद टेंडरनेस, ठीक है, ये तीन चीजें जरूरी होती है। पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस एंड एरिथमा, रेडनेस, ठीक है। ये आपकी डीवीटी के बगैर नहीं हो सकती, और डीवीटी में वो हमेशा आपको कोई ना कोई रिस्क फैक्टर भी बता रहे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्वेलिंग है, यहाँ वो रेडनेस का जिक्र नहीं है, यहाँ टेंडरनेस नहीं है, यहाँ पेन बहुत मिनिमल सी है शायद, लेकिन हमें अक्सर नहीं बताते, सिर्फ स्वेलिंग है। तो ये डिफरेंट आ जाएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं, अगर हमें पता चल गया तो इसकी ज्यादा जो डायग्नोसिस है ना वो हो जाता है हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे। इस पे जरूरत ही नहीं पड़ती कि इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन करानी पड़े तो करानी कौन सी होती है? एक तो जनरल है, टू नोट द कॉज, कि आप ब्लड सीपी करा लेंगे, इन्फेक्शन का पता चल जाएगा, व्हाइट सेल काउंट से, ईएसआर सीआरपी से भी इन्फेक्शन का पता चलेगा, ब्लड स्मेयर करा लेंगे फाइलेरियोसिस के लिए, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, आरएफटीज, एलएफटीज, इसलिए ताकि आप एडिमा को डिफरेंशिएट कर सकें, कंफर्म कि अगर एलएफटीज डिरेंज है तो हो सकता है लिवर सिरोसिस का एडिमा है, आरएफटीज डिरेंज है तो हो सकता है कि आपका नेफ्रोटिक का एडिमा है, तो इसलिए आप ये कराते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब खास तौर पर लिम्फेटिक वेसल्स को देखने के लिए जो स्टडी कराई जाती है उसको एक कहते हैं लिम्फेंजियोग्राफी। लिम्फेंजियोग्राफी में आप क्या करते थे कि एक जिस तरह ग्राफी का लफ्ज जब भी आ जाता है इसका मतलब है कि आपने एक्सरे लेके उसको देखना है। लिम्फेंजियो को है तो मतलब जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स है उनको आपने देखना है। किस तरह देखेंगे? एक डाई इंजेक्ट कर देंगे किसी पेरिफेरल लिम्फेटिक वेसल में, और उसके बाद एक्सरे लेके देखेंगे कि कहां कहां कर किस किस तरह डाई जाती है। लिम्फेंजियोग्राफी के रिजल्ट्स के हिसाब से ना क्लासिफाई किया जाता है जो आपका ये वाला लिम्फेडेमा है, इसको 3 क्लासेस में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि वो 3 क्लासेस इस तरह से कि जो कंजेनिटल देखा गया था कि कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया, इसमें देखा यह गया था कि लिम्फेटिक वेसल्स में जब आपने क्या किया कि डाई डाली और एक्सरेज लिए तो पता चला कि लिम्फेटिक्स तो इसकी बहुत ज्यादा है, बेतहाशा है, मतलब कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर जितनी लिम्फेटिक्स होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है, लेकिन वो डिफेक्टिव है, वो लिम्फ ऊपर लेके जाने के काबिल ही नहीं है। वो थोड़ा बहुत लिम्फ लेती है, फिर लिम्फ लेती ही नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, और इसमें डिफेक्टिव सारी की सारी वेसल्स होती हैं, ठीक है। आपके पास होती एक्सेसिव है लेकिन डिफेक्टिव है, एंड इट इज ओनली 10%, ठीक है। याद रखना, जो भी कंजेनिटल चीजें होती हैं उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, इसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स किसी थेरेपी पे नहीं आता। फिर आती है आपके पास मोस्ट कॉमन, इसको आपने कभी नहीं भूलना, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछते हैं, 80% ये होती है, इसको कहते हैं डिस्टल ऑब्लिटरेशन। डिस्टल का मतलब ये है कि अगर आप ये लिम्फेटिक वेसल है ना पूरी की पूरी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, टांग का ये पांव वाला हिस्सा है और ये टांग ऊपर जा रही है, ठीक है, मतलब ऊपर जिस्म की तरफ जा रही है, तो डिस्टल ऑब्लिटरेशन का मतलब है कि नीचे वाले हिस्से में लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो बंद हुई है या खराब है, ऊपर ऊपर ठीक है, तो इसको ये सबसे कॉमन कॉज है। और जब आप क्या करेंगे कि देखिए नीचे वाले हिस्से में, जो सपोज करें कि जो आपकी काफ वाला रीजन है, नीचे वाली टांग है, वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स खराब है, अगर उधर आप कंप्रेशन गारमेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं या वहां पर आप कोई सर्जरी भी करा लेते हैं तो ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे देती है। जो प्रोक्सिमल ऑब्लिटरेशन है उसका मतलब है कि जो आपका जहां पर एओर्टा और आइलिक वेसल जुड़ी होती है ना, ये वाली जगह, मतलब आप समझ लेंगे थाई से भी ऊपर जो आपकी ग्रोइन वाली जगह है, उससे ऊपर अगर लिम्फेटिक वेसल्स में प्रॉब्लम है, तब नीचे सारी ठीक है, टांग में पूरी ठीक है, लेकिन उससे ऊपर वाली जगह में प्रॉब्लम है ना, ऑब्लिटरेशन का मतलब है बंद है, तो उसको कहते हैं प्रोक्सिमल ऑब्लिटरेशन। प्रोक्सिमल ऑब्लिटरेशन में क्योंकि मसला चला जाता है ऊपर, वहां पर अब ये जो ग्रोइन से ऊपर वाला एरिया है, आपका पेट का एरिया आ जाता है, कमर आ जाती है, वहां पर आप कंप्रेशन गारमेंट्स उस तरह से नहीं पहन सकते जिस तरह से आप नीचे पहन सकते हैं टांगों पे, तो इसका रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन ये रेयर ही होता है, ये भी 10% होता है, ये ज्यादा कॉमन होता है, इसका रिस्पॉन्स थेरेपी का काफी अच्छा आता है। तो लिम्फेंजियोग्राफी के रिजल्ट्स की बेस पे ये क्लासिफिकेशन है। उससे भी अच्छी अब एक स्टडी कर ली जाती है, उसको कहते हैं आइसोटोप लिम्फोसिंटिग्राफी। इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ डाई इंजेक्ट करते थे ना, यहाँ पर हम रेडियो लेबल्ड मटेरियल इंजेक्ट करते हैं, जो आपका टेक्नीशियम 99 है ना, जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो इंजेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? वेब्स ऑफ द फिंगर्स में, जो आपके हाथों की उंगलियों की ये वाली जगह होती है ना, दरमियान वाली, यहाँ करते हैं। यहाँ पर ना लिम्फेटिक्स होती है काफी सारी, जब आप इसको डाई को इंजेक्ट करते हैं ना, डाई कैरियो रेडियो एक्टिव ट्रेसर को, तो लिम्फेटिक्स इस ट्रेसर को लेती है और ये लिम्फेटिक्स में रन करने लग जाते हैं। उसके बाद हम जो स्पेशल गैमा कैमरा है उससे एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मूव करे, जिधर जिधर मूव करेगा वो लिम्फेटिक्स का पाथवे हमें नजर आ जाएगा। तो ये वाली जो पहले सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कहते थे लिम्फेंजियोग्राफी को, अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड है क्योंकि ये उससे भी अच्छी है। सीटी स्कैन अगर आप कराते हैं तो इसमें भी आपको
सपोज आप काफ का कराते हैं, मतलब आप टांग का कराते हैं सीटी स्कैन, तो उसमें आपको पता चलता है कि कहाँ पर एडिमा बेसिकली हो रहे हैं, क्योंकि जो लिम्फ एडिमा है ना ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, ठीक है, ये याद रखना है। जो आपका वीनस एडिमा है ना वो आपका मस्कुलर कंपार्टमेंट में ज्यादा नजर आता है, वो मसल्स को फूला फूला दिखाएगा, और जो आपका लाइपो एडिमा है ना वहां पर आपको फैट डिपोजिशन ज्यादा नजर आएगी, ठीक है, फ्लूइड नहीं होगा क्योंकि उसमें लिपिड कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सीटी स्कैन में डिफरेंस होता है, और ये आपका एमसीक्यू आता है, ये भी याद रखनी है। एमआरआई अल्ट्रासाउंड अगर आपको जरूरत है तो कराने की जरूरत है, वरना जरूरत नहीं होती है। ग्रेडिंग आप आपकी जो मैं बताई थी, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होती है बेसिकली कि कितना एडिमा हुआ है, मतलब किस स्टेज पे पेशेंट पहुंचा हुआ है। तो उसमें यह है कि ग्रेड 0 में उसको कहते हैं हम कि अभी इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसका ज्यादा आया हुआ है थोड़ा सा गंदे का, लेकिन एडिमा बना नहीं है, मतलब अभी सूजन नहीं है, सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा है। ग्रेड 1 तक कहते हैं कि पेशेंट को भी जो पिटिंग एडिमा है वो बनने लग गए, और वो लेग एलिवेट करते हैं, यानी टांग को अगर ऊपर रखता है और लटका के नहीं रखता तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अभी रिवर्सिबल स्टेज है, अभी फाइब्रोसिस नहीं हुआ। इस स्टेज में क्या है, पिटिंग एडिमा है, ये याद रखना है। उसके बाद जब स्टेज 2 आ जाती है तो आप स्टेज पेशेंट चला गया नॉन पिटिंग एडिमा में, इसका मतलब है आप फाइब्रोसिस उसको होना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी जो पेशेंट है जब टांग को एलिवेट करता है यानी ऊपर करता है तो थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाती है। जब स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं ना तब नॉन पिटिंग एडिमा है और बिल्कुल भी एलिवेशन से बेहतरी नहीं आती, और साथ स्किन चेंजेस आ गए हैं। तो ये ग्रेड्स हैं आपके। मैनेजमेंट किस तरह से करना है, भी 2 काम है कि अगर पेशेंट को दर्द है तो उस पेन को रिलीव करना है और उसके साथ स्वेलिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्टिव कॉज है तो उसको तो ट्रीट करना ही करना है, जाहिर सी बात है, जो भी पॉजिटिव फैक्टर उसको रिमूव करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी कॉज है, मतलब कोई कॉज नहीं है और उसको कंजेनिटल मसला है इस किस्म का, तो फिर हम स्वेलिंग ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिलीफ ऑफ पेन पे डिपेंड करता है कि पेन कितनी है, उस हिसाब से हम उसको रिलीफ करने के लिए दवाई देते हैं। थोड़ी बहुत है सिंपल एनाल्जेसिक्स एनसेड से काम चल सकता है, गुड नहीं ठीक हो रहा ऑपियोइड्स दे, उससे भी नहीं ठीक हो रहा, कई बार हमें स्टीरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, मसल रिलैक्सेंट्स, जो भी चीज उसके हिसाब से सूटेबल है वो देनी होती है, ठीक है। नर्व ब्लॉक्स तक लगाने पड़ते हैं अगर बहुत ज्यादा पेन है तो। स्वेलिंग कंट्रोल करने के अब आपके कुछ मेडिकल तरीके हैं, कुछ सर्जिकल तरीके हैं। मेडिकल तरीकों में सबसे पहले तो आपने जो अर्लीस्ट स्टेज पे तो आप पेशेंट को बेड रेस्ट और एलिवेशन का बताते हैं, साथ उसको कंप्रेशन डिवाइसेस देते हैं, ठीक है। कंप्रेशन में आपकी इलास्टिक बैंडेजेस होती हैं, ये माइल्ड के लिए है, ठीक है। जो हल्का फुल्का होता है ना उसमें जो आपकी ग्रिप वगैरह चढ़ाने वाला हिसाब है वो चल जाता है। फिर नॉन इलास्टिक मल्टीलेयर बैंडेजेस का ये है कि जिनमें कंप्रेशन की एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है वो होती है, ठीक है। तो जो मॉडरेट टू सिवियर होते हैं उसमें आप ये नॉन इलास्टिक मल्टीलेयर बैंडेजेस देते हैं। ये सारा कुछ क्या है, बेसिकली ये आपका कंप्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे टांग में, ताकि जो लिम्फ फ्लो है वो वापस चला जाए ऊपर की तरफ थ्रू लिम्फेटिक्स। फिर आपकी कंप्रेशन गारमेंट्स, सेम वही बात आ जाती है। जो न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस है ना, ये क्या करती हैं कि इनका फायदा ये होता है कि जिस तरह आपकी बॉडी में आपको पता है कि जो लिम्फेटिक्स के थ्रू ब्लड ऊपर जा रहा है उसमें भी आपकी मसल एक्टिविटी का बड़ा रोल होता है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेस होती हैं और उनके थ्रू लिम्फ को ऊपर ले जाती हैं। तो ये न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस ना बाहर से वो वाला काम करते हैं जो मसल्स काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। डिवाइस आपकी जब लगेगी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस तरह जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ ऊपर चला जाएगा, तो इनका ये बड़ा फायदा होता है। ड्रग्स में कुछ ड्रग्स ऐसे हैं बेसिकली हम वो दे देते हैं जो लिम्फ के प्रोडक्शन को कम कर दें, जैसे जो आपकी कैपिलरी परमेबिलिटी को रिड्यूस करेंगी चीजें, वो लिम्फ की प्रोडक्शन को कम करेंगी, ठीक है। तो उसमें आपकी बेंजोपायरोन्स आ जाती हैं, ये नाम आपने याद रखना है। ये इनसे लिम्फ कम बनेगा ताकि जो सूजन है वो कम हो जाए, स्वेलिंग कंट्रोल। और आखिरी तरीका रह जाता है सर्जरी। सर्जरी में हमारे पास 3 ऑप्शन होती हैं, बाईपास ऑपरेशन है, लाइपोसक्शन कर दें या लिम्फ रिडक्शन कर दें। बाईपास का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली लिम्फेटिक का वेन से एक बाईपास कनेक्शन बना दें कि हमारी लिम्फेटिक्स काम नहीं करी ना ठीक से, तो लिम्फेटिक्स के थ्रू हम ये लिम्फेटिक्स को जिम्मेदारी ना दें कि वो टांग से पूरे लिम्फ को लेके जाए हमारी ऊपर तक थोरेसिक डक्ट तक और फिर ड्रेन करें, हम ये जिम्मेदारी उनसे ले लें। हम क्या करें कि एक ये लिम्फेटिक है, अगर यहाँ एक वेन चल रही है यहीं पर इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन बना दे ताकि यहाँ से सारा का सारा फ्लूइड इधर जाता रहे और लिम्फेटिक को काम ही ना करना पड़े। ये बाईपास ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। लाइपोसक्शन, लाइपोसक्शन में ये है कि आप नाम से पता चल रहा है कि जो सबक्यूटेनियस लिपिड कलेक्शन हो रही है ना वो सारा का सारा सक्शन करते लग जाए। इससे आपका जो एडिमा का वॉल्यूम है, बेसिकली सर्जरी के जितने भी प्रोसेस है ना इनसे जो आपका एडिमा हुआ है उसको आप रिड्यूस करें, तो इसमें आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो एडिमा है उसको सक्शन करने लग जाते हैं। इससे भी काफी फर्क पड़ता है और एडिमा रिड्यूस होता है। लेकिन जाहिर सी बात है जब तक वो पीछे से बनता रहेगा वो आता तो रहेगा, आपको कंटिन्यूसली करना पड़ता है। और आखिरी चीज है लिम्ब रिडक्शन। लिम्ब रिडक्शन भी आप समझ लें कि एक पेलिएटिव प्रोसीजर है कि जो लोग जिनका लिम्स बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी लाइफ क्वालिटी खराब हो रही होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि सर्जिकली उनका जो सूजन इतने बड़े लिम्स हुए होते हैं ना, उनका जो स्वॉलन पोर्शन होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं सर्जिकली थोड़ा बहुत। उसमें 3-4 तरीके हैं, वो आप नाम या हाल याद रख लें, डिटेल आपसे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जैसे सबसे स्ट्रंक है
इसमें आप क्या करते हैं कि सपोज ये आपके पेशेंट की टांग इतनी बड़ी हुई है ना, तो आप उसको काटते हैं कि वूंड देंगे, बहुत सारा पोर्शन उसमें से सबक्यूटेनियस टिश्यू का रिमूव कर देंगे। वो इतनी बड़ी टांग में से जब सारा रिमूव कर देंगे, और जो जख्म था कि सारा सपोज मैंने बीच से रिमूव कर दिया, और इस जख्म को इन दोनों एंड्स को आपस में करीब ला के जो ऊपर और नीचे वाले थे जोड़ देंगे, तो जाहिर है यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम हो जाएगा। होमेंस में आप ये करते हैं कि आप स्किन को एलिवेट करते हैं, स्किन को एक्सरसाइज नहीं करते, नीचे से सबक्यूटेनियस टिश्यू खाली एक्सरसाइज करते हैं और स्किन दोबारा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सिस ट्रंक में आपने स्किन भी रिमूव की थी, होमेंस में स्किन रिमूव नहीं करते। थॉमसन में ये करते हैं कि आप एक स्किन फ्लैप उठाते हैं, मतलब ये आपने स्किन ये थी ना, यहां से आपने स्किन का फ्लैप उठाया, उसके बाद आपने इसको नीचे डीप फेशिया के साथ सूचर कर दिया, बजाय ऊपर वाली स्किन के साथ सूचर करने के लिए ऊपर स्किन को ऐसे बंद कर दिया, मतलब इसको भी आपने थोड़ा अंदर की तरफ ले गए चीजों को। और चार्ल्स में ये होता है कि इसमें आप स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया सब कुछ ही रिमूव कर लेते हैं। मतलब ये सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें से आपने कहीं ना कोई चीज रिमूव कर देंगे पेशेंट की, ताकि उसका लिम्ब जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई भी मसला हो कि नास में। थैंक यू।